नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फिर से दिसंबर का महीना, 2 साल पहले वाला डर, कोरोना का नया वेरिएंट, इसको आप B1.529 कहिए, ओमिक्रॉन कहिए या फिर वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि चिंताजनक कहिए। चिंता की बात तो है क्योंकि ओमिक्रॉन ने स्पाइन प्रोटीन में म्यूटेशन कर दिया है, यानी स्वरूप को बदल दिया है। इसका असर यह होगा कि मौजूदा वैक्सीन का प्रभाव कितना होगा, या फिर कहें कि वैक्सीन लगे लोग कितने सुरक्षित होंगे, कहना बेहद मुश्किल है। क्योंकि कोरोना तो उन्हें अभी भी हो रहा है जिन्होंने वैक्सीन लगवाई थी। शायद इसलिए अब बूस्टर डोज की बात सामने आ रही है। लेकिन WHO कहता है कि डेल्टा और डेल्टा प्लस के अलावा कोरोना के जितने भी वेरिएंट सामने आए वो कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए खतरा बने हैं। जिन लोगों की कोरोना के कारण मृत्यु हुई उसमें भी ज्यादातर ऐसे ही लोग थे जो शारीरिक तौर पर कमजोर थे। इसलिए नए वेरिएंट के संभावित खतरे के बीच एहतियात ही सबसे बड़ा हथियार है। वहीं WHO की रिपोर्ट यह भी कहती है कि प्रारंभिक नतीजों से पता चलता है कि जिन लोगों को पहले कोरोना संक्रमण हो चुका है उन्हें ज्यादा बचाव की जरूरत है, क्योंकि नए वेरिएंट में तेजी से म्यूटेशन हो रहे हैं और ये कोरोना संक्रमित हो चुके व्यक्तियों में तेजी से फैल सकता है। वहीं दक्षिण अफ्रीकी देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत और ब्रिटेन, बेल्जियम समेत कई देशों में यह वायरस पहुंच जाने के बाद भारत सरकार भी अलर्ट मोड में आ चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया गया। लेकिन क्या फ्लाइट रोकने से वायरस का भारत पहुंचना रुक गया है या फिर से देर हो गई है और वायरस भारत पहुंच चुका है? आज बात इसी मुद्दे पर की ओमिक्रॉन का अंत कैसे होगा और इससे कैसे बचा जाएगा। ओमिक्रॉन क्या वापस पूरे विश्व को अपनी जद में लेगा? क्या वैक्सीन जिनको लग चुकी है वो बेकार हो चुकी है, या फिर भारत में जिस तरीके से फ्लाइट्स को प्रतिबंधित किया गया है ओमिक्रॉन के संभावित खतरे के बाद क्या यह कहा जाए कि भारत वर्तमान स्थिति में सुरक्षित नजर आ रहा है? और इससे भी बड़ा सवाल, जब यह कहा जा रहा है कि जिनको वैक्सीन तक लग चुकी है वो खतरे में है, जिनको पहले कोरोना हो चुका है उन पर खतरा ज्यादा है, तो सवाल यह है कि बच्चों को तो वैक्सीन भी नहीं लगी है, उनके ऊपर इसका खतरा कितना रहने वाला है? हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर SD शर्मा, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। SD शर्मा जी, सबसे पहले सर, ओमिक्रॉन का भारत में प्रवेश हुआ या नहीं हुआ, और अगर हुआ तो इसको रोकने के लिए अभी तक क्या कुछ किया जा रहा है और कितना बड़ा खतरा आप इसको मानते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। बच्चे, जैसा आप हम सबको मालूम है कि बच्चे अभी तक उनको वैक्सीनेशन चालू नहीं हुआ है, जल्दी इस महीने में चालू होने की संभावना है। लेकिन क्योंकि जब और देशों में ओमिक्रॉन आ चुका है, कई देशों इससे चपेट में आ चुके हैं, भारत क्या अछूता रह पाएगा ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं सुबह तक की, उसमें है कि भारत में अभी एक भी केस ओमिक्रॉन का पाया नहीं गया है। और लेकिन वो संभावना तो पूरी रहती है, क्योंकि जब तक हम लोग फ्लाइट से आने वाले, विदेशों से आने वाले यात्रियों की पूरी तरीके से जांच नहीं करेंगे और उनका जो जीनोटाइप है वायरस का, अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनका जीनोटाइप मालूम करके ये देखना कि क्या वो नई वैरायटी है या पुराना ही है जी। अगर नया है तो उसका हमको विशेष ध्यान ये रखना है कि उनको कंटेनमेंट करना है। जो यात्री आते हैं उनको 15 दिन का क्वारंटीन रखना है, उनमें सारी प्रिकॉशंस लेनी है कि वो हमारे देश में किसी भी तरह से फैला नहीं सकें। मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये कि हमारी भारत सरकार इसके बारे में पहले से ही सजग है और वो इस चीज़ का पूरा ध्यान रख रही है कि कोई भी विदेश से आने वाली फ्लाइट से जो मरीज आ रहे हैं उनका कोरोना टेस्ट किया जाए। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बच्चे ज़्यादा, क्योंकि वो वल्नरेबल ग्रुप है, उनमें कोरोना हुआ भी कम है बचपन में, अभी बड़ों ज़्यादा चपेट में है। हालांकि बच्चे भी आए हैं पहले वाले कोरोना की, लेकिन जो अभी आने वाला है वो इसलिए ज़्यादा संभावित है कि बच्चे एकत्र ज़्यादा होते हैं, स्कूल भी खोल दिए गए हैं,
उनमें अगर एक भी केस आ गया तो वो बहुत जल्दी फैलने की संभावना है। एसडी शर्मा जी, घर वालों की भी बराबर की 2019 में कोरोना देश में आया था तो उस दौरान हम नहीं जानते थे कि कोरोना कितना गंभीर है, हम नहीं जानते थे कि कोरोना का असर क्या होगा, हम नहीं जानते थे कि कैसे बचा जाएगा, हम नहीं जानते थे कि कौन कौन सी चिकित्सा व्यवस्थाओं की जरूरत होगी। लेकिन आज हमारे पास पूरा डाटा है, अनुभव है। मानकर चले सर, जो त्रासदी हम दे चुके हैं, जो भयावह तस्वीर हम देख चुके हैं, कम से कम उतनी सिचुएशन नहीं आएगी। नहीं, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हम सजग हो गए हैं, वाइज हो चुके हैं और बच्चों को हम समझते हैं। बच्चों में वैसे भी जो कोरोना पहले हुआ है वो माइल्ड फॉर्म में ही हुआ है और जल्दी वैक्सीनेशन भी चालू हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ अगर प्रिकॉशंस रखेंगे, कोविड बिहेवियर को हम कि पूरी तरह से पालना करेंगे, अडल्ट लोग, बड़े लोग भी, तो मैं समझता हूँ बच्चों में भी कम से कम फैलेगा। जहाँ तक वो जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जिस एरिया में 60% से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुका बड़ों का, तो वहाँ पे स्कूल खोले जा सकते हैं। गाइडलाइंस जो हमारी IAP की हैं वही हैं। लेकिन जहाँ पे अगर कोरोना, मैं ओमिक्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रूटीन वाला कोरोना है जो ऑलरेडी चल रहा है हमारे, वो भी अगर केसेज बढ़ रहे हैं तो उस एरिया में स्कूल बंद कर दिए जाने चाहिए। और बच्चों को अब जैसे ही वैक्सीनेशन चालू हो तो मैं समझता हूँ सब घर वालों से मेरी अपील रहेगी कि वो गवर्नमेंट की सरकारी गाइडलाइंस के तहत जल्दी से जल्दी उनका वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि वो भविष्य में बच्चे बचे रहें। और ये कहना मैं समझता हूँ कि अभी बहुत मुश्किल बात है कि जो वैक्सीनेशन प्रेजेंट में चल रहे हैं वो नए वाले वेरिएंट में कारगर नहीं होंगे, ये नहीं कह सकता कोई भी। अभी इसकी किसी भी तरह की कोई स्टडीज नहीं हुई है। सर, मोड्राना जो वैक्सीन बनाती है उसने ये बयान दिया है, मोड्राना ने कहा है कि स्पाइक प्रोटीन के अंदर म्यूटेशन हुआ है और इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल कि ये वैक्सीन उस पर कारगर होगा या नहीं होगा, या ये ओमिक्रॉन उसको बाईपास कर जाएगा। डर तो बना हुआ है सर। ये नहीं, डर तो है, ये हम भी कह रहे हैं डर है, लेकिन क्या सच में ये डर साबित होगा मैं कह नहीं सकता। ये मैं समझता हूँ जहाँ तक ये वैक्सीन है, जो ओरिजिनल वैक्सीन होता है वो भी कार्य करता है, क्योंकि जो बेसिक प्रोटीन्स तो वो ही रहते हैं। इसमें कोई दौर नहीं कि जो अभी जो म्यूटेशंस हुए हैं उनके अगेंस्ट नो डाउट कि उसके अगेंस्ट अभी वैक्सीन नहीं है, लेकिन वो जो बेस है इसमें मेमोरी सेल्स बनती है, न कि एंटीबॉडी जितने ज़्यादा कारगर होती हैं उससे ज़्यादा जो मेमोरी सेल्स बॉडी में प्रोड्यूस करता है वैक्सीन वो ज़्यादा कारगर है। अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की स्टडी में ये पाया गया कि ये एंटीबॉडीज़ के लेवल से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेमोरी सेल्स वो बना देता है, ऑलरेडी हमारी T सेल्स हैं, B सेल्स हैं, वापस मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि WHO ने इसको नाम दिया है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, यानी कि चिंताजनक। तो चिंता की बात तो है। हमारे साथ कोटा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विजय सरदाना भी जुड़ चुके हैं। विजय सरदाना जी, सर सवाल यह कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न, इसको लेकर कितना कंसर्न किया जाए, और दूसरा ये कि क्या जिनको वैक्सीन लग चुके हैं उनके लिए भी बराबर का खतरा। और कहा जा रहा है, WHO की तरफ से कहा जा रहा है कि जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी कमजोर है, उनके लिए एक बड़ा खतरा है। जी, ये बिल्कुल सही बात है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न जब इसको नाम दिया गया है, इसका माने ये है कि इसके इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, इसके साथ एसोसिएटेड साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, मोर्टेलिटी इसमें ज़्यादा होने की संभावना है, तो इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जी। अभी ये सेकेंड डोज जिनको लग चुकी है उनमें भी ये हुआ है, और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं HIV वाले पॉजिटिव, उनमें भी हुआ है, साउथ अफ्रीका में है, तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए। केसेस अभी कम है, ये शुरुआती ट्रेंड्स हैं, जैसे जैसे केसेस की संख्या बढ़ेगी इसके बारे में और मालूम चलेगा। लेकिन ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसलिए भी है कि इसकी इन्फेक्टिविटी जो है वो 7 टाइम्स ज़्यादा है डेल्टा वेरिएंट से, 7 गुना ज़्यादा संक्रमण की शक्ति ये रखता है। तो ये मानने में ही सबकी हमारी भलाई है कि हम लोग उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें, जिस हिसाब से कि खतरनाक किस तरीके से माने, इसकी मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है, 7 टाइम्स ज्यादा है, इसलिए इसको खतरनाक माने, या ये राहत की बात माने कि इसकी वजह से डेथ नहीं हुई है, डेथ परसेंटेज मिनिमम है, इस वजह से राहत माने। देखिए, इसमें मेन जो चिंताजनक बात है, इसकी संक्रमण क्षमता ये 7 गुना ज़्यादा गति से फैल सकता है और एयरबॉर्न होकर के भी फैल सकता है।
डेल्टा वेरिएंट के बारे में तो एयरबॉर्न फैलता है कि नहीं ये डाउट ही था, लेकिन इसके जो शुरुआती ट्रेंड्स हैं वो एयरबॉर्न भी हो सकता जी। है, तो और ज़्यादा तेज़ गति से फैल सकता है, ज़्यादा केसेस को शॉर्ट टाइम में इन्वॉल्व कर सकता है, तो इसलिए एक ये कंसर्न है। और दूसरा इसमें जो सीरियस एसोसिएटेड ऑर्गन फेलियर्स और दूसरे इन्वॉल्वमेंट हैं उनकी भी संभावना पुराने वेरिएंट से ज़्यादा है, तो इसलिए ये थोड़ा सा मेरा कंफ्यूजन दूर कीजिए सर, क्योंकि अभी तक कोरोना के जितने वेरिएंट थे उनके लिए कहा जाता था कि वो ड्रॉपलेट के थ्रू फैलेंगे और एयर में उनका ट्रेवल 6 फीट के आसपास रहेगा। आप ये कह रहे हैं कि एयर ट्रांसमिशन के थ्रू ये नया वेरिएंट, जिसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कह रहे हैं, वो फैल सकता है। देखिए, पुराने वेरिएंट में तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता था, 3 फुट 6 फुट जो भी आप डिस्टेंस कहें, और एयरबॉर्न का उसमें भी संशय बीच में किया गया था, लेकिन वो प्रूव नहीं हुआ कि ये एयरबॉर्न भी होता है जी। क्लोज सरफेसेस में वो ज़्यादा होता था क्योंकि वहाँ ड्रॉपलेट्स ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकते थे, लेकिन इसके शुरुआती जो संकेत मिले हैं वो एयरबॉर्न होने के भी मिले हैं। तो जो एयरबॉर्न होता है उसकी वैसे भी संक्रमण क्षमता, मारक क्षमता बढ़ जाती है, तो इसलिए ये कॉज ऑफ कंसर्न है। ठीक है डॉक्टर एस.डी. शर्मा जी, सर अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, लेकिन मास्क तो अब जरूरी है ही सर, 2 गज की दूरी से भी काम नहीं चलेगा, तो फिर किस तरीके के प्रोटेक्शन होने चाहिए, सावधानी क्या होनी चाहिए? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। ये बहुत बढ़िया बात आपने कही है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी कंसर्न है कि जो मास्क है वो अच्छा मास्क लगाएं, हम ट्रिपल लेयर वाला मास्क हो या N95 वाला मास्क लगाएं। बच्चों को भी प्रेरित करें मास्क लगाने में, जैसा कि एयरबॉर्न का मतलब है कि उसमें डिस्टेंस की कोई वैल्यू ही नहीं है। 2 गज की दूरी, 3 गज की दूरी है, तो एयरबॉर्न तो कई गज दूर तक जा सकेगा। तो इसलिए ये कंसर्न अगर है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बच्चे इसकी सर, तो मैं एक और सजेशन आपसे चाहूंगा, जो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ के अंदर 10-10, 20-20 रुपए के मास्क टंगे हुए हैं, मैं इसको ऐसे समझूं कि जैसे 100-100 रुपए के हेलमेट हैं, जब तक एक्सीडेंट नहीं हुआ तब तक सिर पे वो सुरक्षित है धूल मिट्टी से बचाने के लिए। एक्सीडेंट हुआ किसी काम का नहीं, यानी कि वायरस से टकराए 20 रुपए का मास्क किसी काम का नहीं, फिर तो बैन होना चाहिए सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जब अपन कह रहे हैं कि एयरबॉर्न होना तो डिस्टेंस की जब कोई वैल्यू नहीं रही, तो मास्क अब बहुत ज़रूरी हो गया कि अच्छी क्वालिटी का मास्क हो जो इस ट्रांसमिशन को रोक सके बच्चे में। और हमको बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी हमें मास्क सही ढंग से कोरोना के रोकने वाला मास्क, जिसको कि हम N95 मास्क कहते हैं या ट्रिपल लेयर मास्क, अच्छे से लगाना। आपने देखा होगा लोग ज़्यादातर अपने नाक के नीचे रखते हैं, तो वो भी इसका प्रॉपर तरीका, नाक ढकी हुआ, मुंह ढका हुआ होना चाहिए, अच्छे से उसमें स्पेस नहीं रहना चाहिए, जिससे कि जो कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो बाहर वायरस हवा में जाने ही नहीं दे। और दूसरा, अगर बच्चे आसपास में हो तो मैं समझता हूँ बच्चों को भी रोड पे नहीं निकालें, कम से कम निकालें जब वो घर पे हो। और ठीक है सर, मुझे लगता है ज्यादातर लोग तो मास्क बस 2 ही वजह से लगाते हैं। पहला तो ये कि जहां चालान है वहां बस चालान ना कट जाए, दूसरा इसलिए कि कोई राह में चलते हुए टोक ना दे। उनको इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है और वो इस वक्त ये सोच रहे हैं बस हमें मिट्टी और डस्ट से, पॉल्यूशन से बचना है। कोरोना तो शायद उनके जहन में ही नहीं है, इसीलिए तो कपड़े का मास्क इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अशोक सिंह सोलंकी जी जुड़ चुके हैं, होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। अशोक सिंह जी, क्योंकि इस वायरस के लिए, ओमिक्रॉन के लिए कहा जा रहा है कि जिनकी इम्यून सिस्टम कमजोर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी कमजोर है, उनके अंदर ज्यादा अटैक हो रहा है, ज्यादा घातक उनके लिए साबित हो सकता है, और ये WHO की रिपोर्ट है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि होम्योपैथी के अंदर क्या कुछ ऐसे इम्यून बूस्टर हैं जो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर दे, मजबूत कर दे? जी विजेंद्र जी, चाहे कोरोना हो या कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हो, आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमेशा उस संक्रमण से हमको बचाती है। तो इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और होम्योपैथी का इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में लगातार हम परिणाम देख रहे हैं, बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। होम्योपैथी में बहुत अच्छे इम्यूनिटी बूस्टर हैं, चाहे वो कोरोना की फर्स्ट वेव हो, चाहे सेकेंड वेव हो, या संक्रमित पेशेंट हो, उनको ठीक करने में होम्योपैथी 100% कारगर साबित हुई है। और इम्यूनिटी का जहाँ तक आपने पूछा, इम्यूनिटी हमको हर संक्रमण से बचाती है, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे और भी इन्फेक्शंस हो। तो हमारी इम्यूनिटी को हम मजबूत रखेंगे तो इस प्रकार के इन्फेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हमको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना। अच्छा, क्योंकि सर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या कोई ऐसा पैरामीटर है कि इस पैरामीटर से ऊपर है तो आप इम्यूनिटी के तौर पर स्ट्रॉन्ग है,
इससे नीचे है तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। मुझे कोई ऐसा पैरामीटर दिखाई देता नहीं है। ऐसा कोई पैरामीटर होता नहीं है, लेकिन बदलते मौसम के हिसाब से सर्दी जुकाम बुखार लगता है। तो अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार बदलते मौसम के हिसाब से लगता है तो आपका इम्यूनिट पावर है वो बहुत अच्छा है और उस रोग से प्रति आप उसका रिजल्ट दिखा रहा है कहीं न कहीं सामने, तो आपको इम्यूनिटी अच्छी है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बदलते मौसम में अगर आपको सर्दी जुकाम हो रहा है तो आपके लिए फक्र की बात है ये? बिल्कुल सर, 100% फक्र की बात है। और बदलते मौसम के हिसाब से अगर आपको बुखार आ रहा है तो बुखार आने का मतलब आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है, आपका शरीर गर्म हो रहा है, उसको वो बुखार वो आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। उस बुखार को भी बहुत सारे लोग दबा देते हैं इनिशियल स्टेज में, इसलिए आजकल लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है सर। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सर्दी जुकाम बुखार किसी को बदलते मौसम में हो गया, यानी कि उस मौसम के लिए वो शरीर तैयार हो गया। जी सर, यस सर, ये माने? जी सर। लेकिन ओमिक्रॉन के खिलाफ हमें तैयार करना है सर। मौसम से तो निपट लेंगे, इसके लिए क्या करें? बिल्कुल सर, जैसे कोरोना का फर्स्ट वेव था, सेकंड वेव था, जब कोरोना फर्स्ट वेव में था उस समय भी होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से बहुत लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाई है। अब थर्ड वेव में भी लगातार जैसे संक्रमित लोग सामने आ रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट है होम्योपैथी में भी। और होम्योपैथी में सर क्या होता है, सिम्टम सिमिलरिटी के आधार पर कोरोना के फर्स्ट वेव में अलग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाई थी, कोरोना के सेकेंड वेव में अलग दवाई थी। अभी पेशेंट सामने आएंगे, पेशेंट की स्टडी करके हम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली दवाई बता सकते हैं। दुआ करते हैं पेशेंट सामने ही ना आए। इस डिस्कशन का बस यही अंत हो जाए कि हाँ चलिए, हम एक कंसर्न कर रहे थे, पेशेंट ना ही आए तो बेहतर है। बिल्कुल। डॉक्टर विजय सरदाना जी हमारे साथ हैं। विजय जी, सर क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन दिया गया है, कोई निर्देश दिए गए? क्योंकि राजस्थान में भी धीरे धीरे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर नवंबर के शुरुआत से देखें तो केसेस में बढ़ोतरी महसूस हो रही है। ऐसे में एक नया कंसर्न आ गया है। जी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उन्होंने एक वीसी ली थी राज्य स्तरीय, उसमें इसका डिटेल में डिस्कशन भी हुआ था, एक्सपर्ट की राय भी हुई थी जी। और ये निर्देश दिए गए थे, नंबर 1 कि जो सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन जो बच गई है उसका परसेंटेज थोड़ा कम है, जिन जिन जिलों में भी कम है वहाँ पे उसकी गति को बढ़ाया जाए। कोई भी वेरिएंट हो, इम्यूनिटी तो वैक्सीन प्रोवाइड करता ही है, एटलीस्ट सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ तो कम होती है। तो एक तो ये निर्देश दिए गए कि जो इसकी वैक्सीनेशन की ड्राइव को एक अभियान चला करके इसको पूरा किया जाए। दूसरा, आईईसी के माध्यम से इस वेरिएंट के बारे में इसकी डिजीज़ की जानकारी दी जाए और जो लोग थोड़ा सा डेंगू के चक्कर में कोरोना को भूल गए, कोरोना की जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अभी ना छोड़ें, इसको याद कराया जाए। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहाँ जहाँ भी रेगुलर है, नई जो गाइडलाइन इशू हुई है उसके हिसाब से उसकी पालना की जाए। तो ये सारे निर्देश उस टाइम दिए गए और जो भी जहाँ भी जो कार्य लंबित हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के, उनको त्वरित गति से पूरा किया जाए जी। इसकी भी सब जगह तैयारियां चल रही हैं, ज्यादातर वर्क तो कंप्लीट हो चुके हैं। सर मानकर चलें कि जो नया वेरिएंट है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न जिसको हम कह रहे हैं, एक माहौल वो भी उतना ही असर डालेगा लंग्स पर, या ये ज्यादा असर डालेगा क्योंकि एयरबोर्न स्प्रेड कर रहा है, एयरबोर्न डिजीज है, ड्रॉपलेट से ज्यादा तेजी से लंग्स में प्रवेश करेगा, ज्यादा घातक माने? देखिए, एयरबोर्न होना और लंग्स में इन्फेक्शन होना, ये इसका कोई 1-to-1 कोरिलेशन नहीं है, वो तो एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जी। ये समय बताएगा कि लंग्स में पहले वाले वेरिएंट से ज़्यादा इफेक्ट डालता है नहीं। जिस तरह की प्रथम वेव में कम था, सेकेंड वेव में लंग्स पे इफेक्ट ज़्यादा था, ज़्यादा एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट था। अभी केसेस की संख्या इतनी नहीं है कि हम एक जनरल स्टेटमेंट दें कि लंग्स का इन्वॉल्वमेंट कितना है कितना नहीं। अभी हमारे यहाँ तो है भी नहीं केसेस। तो मेरे ख्याल से आने वाला वक्त ये दिशा तय करेगा कि इसका पैटर्न क्या रहता है, जनरल सिम्टम्स का पैटर्न क्या रहता है, चीफ और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स का पैटर्न क्या रहता है। ठीक है सर, हमारे साथ एसडी शर्मा जी हैं, शिशु विशेषज्ञ हैं, एसडी शर्मा जी। सर एक सवाल मुझे लगता है पूरा देश ही जानना चाहता होगा। पहला सवाल तो ये कि बच्चों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बड़ों के मुकाबले ज्यादा होती है या कम होती है? पहला सवाल आपसे। दूसरा सवाल आपसे यह है कि आपको पता होगा सर, सीरो सर्वे हुआ था, उसमें कहा गया था कि बच्चों के अंदर कोरोना के फेज में अपने आप ही इम्यूनिटी डेवलप हुई है, वो काम आएंगी या नहीं आएंगी बच्चों के लिए? बिल्कुल 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 आएंगी। देखिए, अपने आप ही नहीं हुई है। एक तो बच्चों का ओवरऑल देखें हम तो इम्यूनिटी जो हमारे वैक्सीन से लगते हैं, प्राइमरी वैक्सीनेशन शेड्यूल जो गवर्नमेंट का है, उससे बच्चे बाकी सब बीमारियों से इम्यून हैं।
और वो हो सकता है वायरल इन्फेक्शंस के लिए भी हम, जैसे आपने देखा होगा कि रोटा वायरस का भी वैक्सीन चल रहा है, MMR का वैक्सीन है, चिकन पॉक्स का वैक्सीन है, सारे वायरसेस के करीब करीब वैक्सीन लग रहे हैं। तो उससे क्रॉस इम्यूनिटी के भी पहले ये गई थी बात शुरू में जब बच्चे कम इन्वॉल्व हुए थे कि ये वैक्सीन्स जो हैं वो क्रॉस इम्यूनिटी दे रही हो शायद। दूसरा, ब्रेस्ट फीड करते हैं छोटे बच्चे, वो 3 साल तक 2 साल तक, उससे भी इम्यूनिटी आती है। लेकिन जो बच्चे माल नरिश्ड हैं या जो और कोई अन्य बीमारियों से जैसे बड़े होते हैं वैसे बच्चों में कोई क्रॉनिक बीमारियां हैं, थैलेसीमिया है, अनीमिया है, कुपोषण है, किसी को ल्यूकीमिया है, हार्ट की डिजीज है जन्मजात, तो या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, अगर वो बीमार है तो वो बच्चे, उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है और वो जल्दी चपेट में आते हैं। अब रहा सवाल पहली और दूसरी वेव में, ये नहीं है कि बच्चे चपेट में आए ही नहीं, बच्चे बराबर चपेट में आए हैं। आपने देखे होंगे सर्वेज में आया है कि बच्चे भी बराबर के चपेट में आए हैं, थोड़ा परसेंटेज कम थी अडल्ट की बजाय, लेकिन जो मेन बात थी कि उनमें सिम्टम माइल्ड थे, कम थे, और वो कई बार तो सिम्टोमेटिक भी रहे हैं बच्चे और उनमें इम्यूनिटी आ गई। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि बच्चे चपेटे में आए ही नहीं। हो सकता है जो अभी अपन गंभीर ओमिक्रॉन की बात करें वो बच्चों में क्या प्रभाव डालेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। मैं समझता हूँ अभी कहना बड़ा प्रीमेच्योर होगा कि उनमें क्या इफेक्ट वो लाता है, जैसे कि दूसरे पहले वाले कोरोना वायरस। सीधा सवाल, होम्योपैथी क्या ओमिक्रॉन को लेकर काम करना शुरू कर चुकी है या पहले केसेस देखे जाएंगे और उसके बाद होम्योपैथी अपने हिसाब से काम करना शुरू करेगी? अभी केसेस आएंगे, उनकी स्टडीज़ होगी कुछ केसेस की, 10 या 20 केस की, उसके आधार पर जो मेडिसिन अप्रोप्रिएट जारी है उसी को हम प्रिवेंटिव तौर पर, और जो इनिशियल स्टेज में जो आते हैं पेशेंट्स उनकी केस स्टडी करके होम्योपैथी मेडिसिन को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आपको लगता है सरकार की इस योजना का फायदा हुआ कि घर घर औषधि पौधे पहुंचाए गए हैं, उससे काफी हद तक इम्यूनिटी डेवलप होने के चांसेस बढ़े? होम्योपैथी आयुर्वेद को अभी भी वैकल्पिक चिकित्सा कहा जाता है। ये सबसे बड़ा एक नुकसान है, मैं ये कहूँगा कि इसका प्रचार होना चाहिए। होम्योपैथी आयुर्वेद ने फर्स्ट वेव में, सेकंड वेव में बहुत अच्छा काम किया है, चाहे औषधीय पौधों ने या होम्योपैथी की दवाई ने। जब तक होम्योपैथिक दवाई या आयुर्वेद दवाई की घर तक जानकारी नहीं होगी, आम जन तक इसकी जानकारी नहीं होगी, इसकी जागरूकता कैसे होगी? इसलिए सरकार को भी इस आयुष सिस्टम को आगे ले जाकर काम करने की जरूरत है। होम्योपैथी में बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। अदर सिस्टम में आप दवाई ले लेंगे, बाद में वही पोस्ट कोविड सिम्टम, ये सिम्टम, उसको लेकर भी कॉम्प्लिकेशन होता है, जबकि होम्योपैथी आयुर्वेद में ये सबसे बड़ा ठीक है। सर ठीक है, विजय जी शुक्रिया आपका, SD शर्मा जी आपका भी, और अशोक जी आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले तो आप मास्क लगाना शुरू कीजिए और अच्छे वाला मास्क लगाना शुरू कीजिए। आपको पुलिस से नहीं बचना है, आपको कोरोना से बचना है। अच्छे वाला मास्क लगाएंगे, काफी हद तक कंट्रोल में रहेंगे, बच्चों को भी आदत डालेंगे।